आदाब। डीडी उर्दू की जानिब से आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। तो इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, सोनिया सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ट्रंप टैरिफ की और उसके भारतीय स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स पर पड़ने वाले असर की। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया भर के तिजारती बाजार और फाइनेंस मार्केट को हिला कर रख दिया है। खास बात यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 अप्रैल को एक्सपेक्टेड रेसिप्रोकल यानी जवाबी टैरिफ के ऐलान से भारतीय फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और ऑटो बाजार पर असर पड़ने के आसार लग रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि इस असरात से एक आम इन्वेस्टर कैसे बचे, इन हालात में उसे कौन से इक़दाम करने चाहिए और इसके लिए हम इन्वेस्टर्स क्या कुछ कर सकते हैं, ये आज का एक बड़ा सवाल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की प्रोफेसर डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी और साथ ही मौजूद हैं जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली। आप दोनों का हम वेलकम करते हैं अपने इस शो में। शरद कोहली जी से शुरुआत करेंगे। शरद जी, ट्रंप साहब कहते हैं इंडिया इज़ द हाईएस्ट टैरिफ नेशन इन द वर्ल्ड। क्या रियली ये बात सही है? पहले तो डीडी उर्दू के सभी जो व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, हम तो ये चाहेंगे, क्योंकि आज हम बात कुछ ऐसी करने वाले हैं जी। देखिए, ट्रंप साहब का अपने लिए, देश के लिए सोचना ठीक है। उन्होंने एक नारा निकाला था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा करके नारा निकाला था। पर मुझे लगता है कि अमेरिका एक विकसित देश है, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। उसको देखते हुए जिन देशों से वो डील करता है, बाकी के देश 100-120 देशों से करीब अमेरिका बायलैटरल ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है हर देश की जो सिचुएशन है वो एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, बहुत सारे डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं। तो ट्रंप साहब का अपने देश के लिए कहना ये ठीक हो सकता है कि भाई उन पे बाकी देश जो है वो बहुत टैरिफ लगाते हैं, तो हम भी टैरिफ लगाएंगे उनके ऊपर। पर मुझे लगता है अगर इसको इक्वेशन की तरह से देखें और हिंदुस्तान के इसको उसमें देखूं मैं, परिप्रेक्ष्य में या रेफरेंस में, तो हिंदुस्तान और अमेरिका के बहुत पुराने रिलेशंस हैं। और मैं आपको कुछ नंबर्स इसमें सोनिया बताना चाहूँगा जो हमारे दर्शकों के काम के होंगे। करीब 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमारा टोटल इस समय अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड है। उसमें से 6 लाख करोड़ के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये मैंने आपको नंबर्स राउंड करके बताएं, थोड़ा बहुत इधर उधर हैं। 3 लाख करोड़ के करीब हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। कुल मिला के 9 लाख करोड़ का अमेरिका के साथ हम व्यापार करते हैं, हम ट्रेड करते हैं। अब ट्रंप साहब ने कहा कि हम जब आपके यहाँ सामान भेजते हैं तो आप उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। उन्होंने पहले, आपको याद होगा, हार्ली डेविडसन की बात करी, उन्होंने अल्कोहल की बात करी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करी। 4-5 चीज़ें हैं जिन पे उनका खास ध्यान था। कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, फूड प्रोडक्ट्स थे जिनका उन्होंने जिक्र किया था। और वो कहते हैं जब हम आपके यहाँ से सामान मंगाते हैं तो हम तो इतना नहीं मंगाते हैं। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें निकल के आती हैं काम की बात, जो हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए सुनने काम की है। पहली बात यह है कि अमेरिका और इंडिया, अमेरिका एक डेवलप्ड इकॉनमी है, भारत एक डेवलपिंग इकॉनमी है। तो भारत को, हिंदुस्तान को अपने यहाँ की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि हमें अपने यहाँ की इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करनी है। आप ये, अगर हमारे जो आम हजरात हैं जो समझना चाहें, अगर हम कम टैरिफ पर यहाँ पर सामान आने में आसानी कर देंगे तो उससे हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उभर रही है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर वही सामान जो हम यहाँ बनाते हैं, पता लगा उससे सस्ता सामान तो यहाँ पर बाहर से आ गया, और कई दफ़े तो क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो हमें ये पूरा राइट है कि हम अपने यहाँ की इंडस्ट्री को हम प्रोटेक्ट करें। इस वजह से हम उस पर टैरिफ लगाते हैं। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कारों का। अब इंडिया में कारें बनती हैं, बहुत तरीके की कारें बनती हैं, और बाहर से भी कारें आती हैं। अब कार पे अच्छा खासा इंपोर्ट ड्यूटी था, आपको पता होगा, बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी 100% से ऊपर लगती है। उसके बाद CVD लगती है, सरचार्ज लगता है, कुल मिला के करीब 125-150% गाड़ी के ऊपर ड्यूटी लग जाती है। अगर हम ये ना लगाएं तो क्या होगा कि इंपोर्टेड गाड़ियां वहां से आने लग जाएंगी और हिंदुस्तान की जो बनी गाड़ियां वो कोई नहीं खरीदेगा। अब इससे क्या होगा, जो यहाँ पर सरकार को टैक्स आता है, इतनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतनी नौकरियां दी हुई हैं, वो सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इंडिया जैसे देश को, हिंदुस्तान जैसे देश को, मुल्क को पूरा ये राइट है कि वो अपने यहाँ की प्रोटेक्ट करे।
एक तो ये फर्क हो गया। दूसरा इसमें अहम बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अमेरिका अगर सब चीज बना सकता होता अपने यहां, यानी कि अमेरिका में हर चीज की फैक्ट्री लग सकती थी, तो वहां पर लेबर महंगी है, वहां पर लैंड महंगा है, वहां पर कैपिटल महंगा है, वहां पर स्किल्ड वर्कफोर्स और भी महंगी है। तो अमेरिका ने बहुत सालों से देखा कि भाई हम अगर यहाँ पर इस चीज़ को बनाते हैं या फैक्ट्री लगाते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ेगी, और इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ती है। पीछे हमने देखा कि कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन जब लड़ाई हुई उसके बाद एकदम से अमेरिका में महंगाई बढ़ी। और आपको याद होगा, शायद हमारे जो देखने वाले हजरात हैं उनको भी याद होगा कि अमेरिका ने $1400 इससे भी ज़्यादा कई जगह, उसको हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं, लोगों के खातों में सीधे डाले कि लोगों को दिक्कत हो रही है, महंगाई बढ़ गई है इतनी, तो उन्होंने डॉलर छापने शुरू कर दिए। उसकी वजह से महंगाई और बढ़ गई वहाँ पर। तो अमेरिका में क्या अमेरिका सब चीज़ें अपने यहाँ बना सकता है? इसका जवाब है नहीं। पर ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ सब चीज़ें यहीं पर बने और बाहर से सामान आए तो महंगा आए, जिससे कि हमारे यहाँ पर बनाने के लिए लोग उत्साहित हों, लोगों में मोटिवेशन बने कि वो सामान को यहीं बनाए। मुझे लगता है ये पूरी तरह से हो नहीं सकता है। तो जहाँ तक हिंदुस्तान और अमेरिका की बात है, अब मैं बात को समअप करके बोलूँगा, आपने जो सवाल पूछा है उसको। हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा रवैया दिखाया है पिछले करीब 1 महीने में, जब से ट्रंप साहब ने ये टैरिफ की अनाउंसमेंट शुरू करी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, उनके लीडरशिप में 2 हमारे मंत्री, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पीयूष गोयल जी और एस जयशंकर जी, इन दोनों ने वहाँ पर एक एक आइटम बाय आइटम अमेरिका के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें से ब्रेंडन लिंच साहब अभी इंडिया में भी आए थे, 26 से 29 मार्च तक वो इंडिया में रहे, एक एक आइटम उनके साथ लेकर बैठे और पूरी तरह से ये कोशिश की गई कि हम किस आइटम पर इस टैरिफ को घटा सकते हैं। और मुझे लगता है ये कोशिशें कामयाब रहेंगी, क्योंकि आपने जैसे अभी ओपनिंग रिमार्क में कहा कि 2 अप्रैल वो डेट है, आज से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 ही दिन की बात है, जिस डेट को ट्रंप साहब ने कहा है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स पूरी दुनिया पर लगाएंगे, यानी कि 100-120 मुल्क जिससे अमेरिका डील करता है, उससे आने वाला जो सामान है, जो अमेरिका के सामान पे वो लोग लगाते हैं, उसी रेट पर हम लगाएंगे। ये उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। हालांकि कुछ थोड़ा सा वो सॉफ्ट होते दिखाई दिए हैं, पर हिंदुस्तान के अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान अल्टीमेटली इसका फ़ायदा होगा, इसको अपॉर्चुनिटी बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा और बाकी देशों पर जो टैरिफ लगाए, बाकी मुल्कों पर लगाए हैं, अगर वो लोग नहीं घटाते हैं तो अब अमेरिका को सामान तो चाहिए ना कहीं से तो लेगा। तो हिंदुस्तान में ये क्षमता है, ये कैपेसिटी है कि हम यहाँ से सामान भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने कुछ थोड़ा सा शुरू में पेन फील हो सकता है, थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, पर आने वाले हफ्तों में या कुछ महीनों में हिंदुस्तान को इसका फ़ायदा होने वाला है। हमने एक्सपोर्ट का टारगेट अमेरिका के साथ, सोनिया, $500 बिलियन का रख दिया है, जो कि अभी 100 और $125 बिलियन के आसपास है। उसको हमने 500 बिलियन टारगेट, तो अगर 500 बिलियन टारगेट प्रेसिडेंट ट्रंप ने और हमारे वजीर आजम मोदी साहब ने ये कहा है, तो कुछ सोचकर कहा होगा। अगर टैरिफ लगेंगे तो फिर तो ये होने वाला नहीं है। और जो बातचीत चल रही है दोनों मुल्कों के बीच में, तो मुझे लग रहा है कुछ टाइम का ट्रांजिशनल पेन जरूर है, पर आने वाला वक्त हिंदुस्तान का होगा और हिंदुस्तान ही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने वाला मुल्क बन जाएगा। तो जैसे शरद जी ने बोला है कि चाइना, मेक्सिको, कनाडा, 50% ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ से होते हैं, और ये वाला जो हिस्सा, क्योंकि 3 इन कंट्रीज़ पर कुछ ज़्यादा ही सख्ती ट्रंप साहब दिखा रहे हैं, तो क्या इसका फ़ायदा भारत को हो सकता है? हालांकि लो स्किल प्रोडक्ट कैटेगरीज शायद ज़्यादा वहाँ पर इन कंट्रीज से जाती होंगी, लेकिन साथ ही सवाल उठा था 60 दिन में एक ट्रेड डील आने का। उसके बारे में हम डॉक्टर अर्पिता से बात करेंगे और जानेंगे कि इस सब का असर हमारे स्टॉक मार्केट पर भी कैसा होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा हेल्पलाइन नंबर आप लगातार देख रहे होंगे। आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो बेझिझक फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, और हमारे 2 एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं, आपके हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब देंगे। डॉक्टर अर्पिता, आप क्या बताएंगे? आपने कई सारी US इंडिया डील्स बहुत क्लोजली कवर भी की हैं, उसको देखते हुए। ईद मुबारक सबको। देखिए, जो आप जो बोल रहे 60 डेज़ का जो डील है, ये एक ऑफ़र है, और ये ऑफ़र इसलिए दिया गया है कि अगर हम कोई छोटा सा FTA टाइप का कर सकते हैं, सारा सब सब्जेक्ट में तो FTA नहीं होगा, मगर किसी FTA को शुरू करने से पहले भी मिनी डील किया जा सकता है। इंडिया ने थाईलैंड के साथ एक मिनी डील किया,
इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मिनी डील किया जो बढ़ के एक बिगर एफटीए होगा। ये जो मिनी डील का कॉन्सेप्ट है ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व व्यापार को देखता है, इसके रूल्स में वैसा नहीं है कि इधर उधर जाके एफटीए करके आ जाओ। मगर क्या होता है कि इसको अगर ऐसे पोजीशनिंग किया जाए कि ये एक अभी शुरू हो रहा है और शायद ये लोग नेगोशिएट करते रहेंगे, तो मिनी डील शायद इसलिए अनाउंस किया गया था कि टैरिफ को रोका जाए। सो टैरिफ जो है ये एक मुद्दा है जिसको किसी को समझ में नहीं आ रहा कैसे उसको हैंडल करें। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंडिया आज विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। हाँ, इंडिया कई सारे चीज़ों में टॉप आ रहा है, मगर अगर आप ट्रेड में देखिए हमारा ग्लोबल शेयर बढ़ नहीं रहा। उसका एक रीज़न है कि हमारा टैरिफ भी काफ़ी हाई है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में। अगर हम लोग ये इस तरह से देखें कि हम कौन सी प्रोडक्ट में टैरिफ कम करें जिसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हो हमारे फार्मर पर, MSMEs पर, और हम इस विषय पे हर सेक्टर के अंदर सोचें, तो हमारे लिए टैरिफ रिडक्शन जो होगा वो हमारे जैसे अमेरिका का टैरिफ बढ़ने से उनका जो आम जनता है उनको खर्चा ज़्यादा होगा। आज गाड़ी खरीदने जाइए तो महंगा पड़ेगा अमेरिका में। उसी तरह से हमारे देश में भी कोई चीज़ें महंगा है, मगर अगर हार्ली डेविडसन में टैरिफ 150 से कम हो जाते, क्या सब लोग जाके हार्ली डेविडसन खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो अगर आप फिर भी उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा। तो यही मैं कह रही हूँ कि हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, और जो हम कॉम्पिटिटिव रेंज में खेलते हैं, जो हमारा आम जनता यूज़ करता है गाड़ी, जो हमारा उस टाइप के रेंज में, लग्जरी कार को छोड़ के उस टाइप के रेंज में अगर आपने टैरिफ का उस रेंज से अमेरिका का कुछ ऐसा नहीं है। अगर है वो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है। मगर जो बिगर इशू है ना वो ये है कि हमने ऑटो में डाला तो उन्होंने ऑटो में डाला, ये कहानी नहीं है। हमने किसी में डाला तो वो जाके किसी और में डाल रहा है। अगर उसने टेक्सटाइल में डाल दी, और टेक्सटाइल में अमेरिका जो खरीद रहा है कई देशों से खरीद रहा है, वियतनाम से ले रहा है, कंबोडिया से ले रहा है, और जिनके साथ उनकी FTA है और हमारे हैं नहीं, तो अगर वो उनसे माने उनका टैरिफ ऑलरेडी लो है अमेरिका में, तो उनके असर कम हो सकते हैं, हमारे ऊपर असर ज़्यादा हो सकता है। हालांकि ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ट्रम्प FTA भी नहीं मानता। उनका अपना FTA कनाडा के साथ भी है, मेक्सिको के साथ भी है, मगर उनके ऊपर भी उन्होंने टैरिफ डाल दी। और जो टैरिफ की बात कर रहे हैं ना, हम लोग टैरिफ को, रेसिप्रोकल टैरिफ को ये सोच रहे हैं कि उन्होंने टैरिफ डाला, हमने टैरिफ डाला, मगर ट्रम्प कभी कभी टैरिफ इसलिए भी डाल रहा है कि उनके पास उनको ड्रग्स ला रहे मेक्सिको से, टैरिफ डाल दो। तो उन्होंने टैरिफ को एक हर मुद्दे का एक अस्त्र बना के छोड़ दिया, और यहाँ पे थोड़ा इनसिक्योरिटी है। इसीलिए स्टॉक मार्केट भी इनसिक्योरिटी है, क्योंकि अगर आप देखिएगा कि ऑटो जो एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कुछ खास हम ऑटो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, मगर उस टैरिफ के दौरान अगर आप देखिएगा किसी ऑटो कंपनीज का शेयर इम्पैक्टेड हुआ है। मगर फार्मा को देखिए, फार्मा हम काफ़ी करते हैं एक्सपोर्ट, और अगर फार्मा हम काफ़ी करते हैं एक्सपोर्ट, तो जो कंपनी मार्केट में ज़्यादा US मार्केट में उनकी एक्सपोजर है वो ज़्यादातर वरिड है, और फार्मा इतना वरिड है कि हमने बजट में यूनिलैटरली भी फार्मा में कुछ दिखाए हैं कि हम कम करना चाहते हैं। तो ये आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि कंपनी का कितना मार्केट एक्सपोजर है अमेरिका में, उसका क्या इम्पैक्ट है। अमेरिका क्या वेट करता है कि डील हो जाए, 60 डेज वेट कर लेते हैं, देखते हैं भारत क्या किया, हम लोग क्या किए, या तुरंत लगा दे। तो 2 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे रिएक्ट करता है। और दूसरी बात है, हमारे लिए वो बहुत बड़ा मार्केट है, वो कई जगह से लेता है सामान, जैसे कि सर ने भी बोला है, वो कई जगह से लेता है, मगर हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस उनके साथ, जो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, सब में है, गुड्स में, सर्विसेज में हम उनसे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी करवाते हैं। और
मैं आपको एक चीज बोल के फिर से आएंगे कि इन्वेस्टमेंट में हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है उनके साथ, ना तो बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज है, वो सारे चले गए थे। अभी जबकि कुछ भी नहीं है, दोनों साइड कुछ भी खेल सकते हैं क्योंकि रूल्स अभी हमारे बीच में है नहीं। रूल मेकर WTO में भी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है जब तक वो, बिकॉज ट्रंप ने वहाँ पे जजों के अपॉइंटमेंट को रोक दिया है। तो जब आप पहले कैसा था कि किसी ने किसी के ऊपर कुछ किया, आप जा सकते थे WTO के पास और वो कुछ विचार कर सकते थे, अभी वो रास्ता नहीं रहा। इसीलिए हमें शांति से, सूझबूझ से इसको सुलझाना पड़ेगा। और जितना हम, उनको भी हमारा सामान चाहिए, उनको भी टैरिफ बढ़ने से अपने मार्केट में खर्चा बढ़ेगा, खाना पीना, हमारे से एग्री कमोडिटीज़ जाते हैं, खाने पीने का उनका भी खर्चा बढ़ेगा। सो ऐसा नहीं कि टैरिफ डाल देने से उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब इस बार मैंगो हमें मिल जाएंगे खाने को इंडिया में? ये बड़ी मैंगो मिल जाएंगे, तो मैंगो तो आपको मिलते हैं, किस दाम पे मिलते हैं ये ज़्यादा जरूरी है आपको देखना कि किस दाम पे हमको सामान मिलेंगे। मगर देखिए, जो बंदा एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है वो अपने आप को एक्सपोर्ट रेडी करता है। एक्सपोर्ट रेडी का मतलब होता है वो कई सारी चीज़ें देखते हैं, और हमारे देश से एक्सपोर्ट करने में खर्चा बहुत है। मैंगो की आपने बात छेड़ी तो मैं आपको बताऊँ, उसको गामा रेडिएशन से डालना पड़ता है, उसको एक प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है, सबको जाके फिर ये वो मैंगो एक्सपोर्ट होता है। और हमारा मैंगो फार्मर स्मॉल होल्डर्स होते हैं, तो इसीलिए इनके लिए, हर एक के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो जबकि हमारा एक्सपोर्ट का खर्चा ज़्यादा है, इसीलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी भी बहुत स्ट्रीमलाइन हुआ है, फिर भी ज़्यादा है। तो इसीलिए एक बात तो है कि देयर इज़ अ कंसर्न। और एक लास्ट पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, आज के डेट में ऑटोमेशन है। आप जब गाड़ी बनाते हो, आपको ये नहीं लगता कि ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज में जब आप गाड़ी बनाते हो, ऐसा नहीं है कि लो कॉस्ट लेबर इज वेरी बिग स्ट्रेंथ। स्किल्ड लेबर को स्किल्ड बनाइए तो स्किल्ड एंड क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स इज इम्पॉर्टेंट। ऑटोमेशन के युग में आपको इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए कई सारे डेवलप कंट्रीज, ट्रंप आज बोल रहे हैं मगर कई सारे डेवलप कंट्रीज नियर शोरिंग, और अपने पास, जैसे अभी जर्मनी भी बोल रहे थे मेक इन जर्मनी करो, जापान आपको याद होगा कोविड के टाइम में बोला कि वापस आ सकते हो। तो इनको अभी जो लेबर की ज़रूरत है कम हो रही है, जो कि हमारा स्ट्रेंथ है। इस बात को भी हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ये तो एक तरह से पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप बदल रहा है शरद जी, कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी कि हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है, वो प्रोबेबली उतना बड़ा हमारा एक इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं रहेगा आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज ऑफ ऑल्सो AI एंड ऑल्सो ऑटोमेशन। इसके अलावा चलिए अगर हम फार्मा की भी बात करें, जनवरी फरवरी में मुलाकात हुई मोदी और ट्रंप की, और उसके बाद से फार्मा के जो शेयर्स हैं वो हमने लगातार ढलान में देखे। और जेनेरिक ड्रग्स हम भेजते हैं वहाँ पर, बहुत ज़रूरत भी है। US सिर्फ 1% लगाता है, हम लोग 9.7% टैरिफ लगाते हैं। तो क्या लगता है कि अब फार्मा में इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। एक पुरानी फिल्म आई थी सोनिया, उसमें एक गाना हुआ करता था, मुझे याद है, मैंने बचपन में सुना था वो, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। अब ये गाना यहाँ कैसे फिट बैठता है मैं आपको ये बताऊं। ये गाना ऐसे फिट बैठता है कि हमारे जो हजरात है देखने वाले, वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये टैरिफ लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो हमारी जेब पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी सेहत पे, तो हमारे तो पैसा बोलता है कि, तो बहुत सारे हजरात देखने वाले स्टॉक मार्केट से मुझे लगता है करने लग गए हैं, करते थे, आज भी करते हैं। तो आपने जो सवाल डॉक्टर अर्पिता से किया था, आपकी इजाज़त से मैं उस पर थोड़ा सा, और आपने भी जो पूछा है वो उसी से रिलेटेड है। तो मुझे लग रहा है शेयर मार्केट ने सोनिया जिस तरीके से रिएक्ट किया है, अक्टूबर से लेके मार्च के शुरू तक, आपको पता होगा हमारे जो विदेशी बॉयज़ थे, जो बाहर के FIIs FPIs थे, वो थोड़े से उन्होंने बिकवाली शुरू करी थी, खूब धड़ाधड़ उन्होंने सामान बेचा यहाँ पर, उसकी वजह से मार्केट लगातार नीचे जाता रहा। पर मार्च में हमने जब निफ्टी 21,000 साढ़े 21,000 पहुँच गया, वहाँ से हमने रिकवरी होती देखी, और आज 23,500 पे हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो करीब 2000 पॉइंट की रिकवरी देखी। अब ये जो रिकवरी उस दौरान हुई है, सोनिया ध्यान देने वाली बात है, मैंने इसलिए जिक्र किया कि जब ये टैरिफ वॉर अपने पीक पर था, उस टाइम टैरिफ वॉर चल रहा था, खूब रोज नई नई अनाउंसमेंट्स आ रही थी, अभी भी आ रही हैं,
25% इस पे हो गया, 20% उसके हो गया, एडिशनल टैरिफ हो गया, अब तो एक सेकेंडरी टैरिफ की भी बात आ रही है जी। उस टाइम मार्केट ने रिकवर किया। इसका मतलब मार्केट ने उसको काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया है। मतलब मार्केट में एक अच्छी बात यह है कि अगर इन्वेस्टर्स के लिए काम की बात होगी कि मार्केट बहुत जल्दी किसी चीज को पकड़ता है और बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह फटाफट उस पर रिएक्ट करता है और उसको एब्जॉर्ब करके और उसको भुला भी उतनी जल्दी देता है। मैंने एक छोटे बच्चे से कंपेयर करता हूं कि बच्चा भी बहुत जल्दी किसी चीज को भुला देता है, उसको बहुत जल्दी पीछे छोड़ देता है और फिर आगे की न्यूज का इंतजार करता है। तो मुझे लगता है मार्केट ने, हालांकि अभी 2 अप्रैल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और 2 दिन दूर है, उसका हम जरूर इंतजार करना चाहेंगे, पर अब तक जो हुआ है उसको मार्केट ने काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए आपको मार्केट रिकवर होता दिखाई दिया है। आपने देखा होगा मार्केट 2000 पॉइंट मैंने कहा निफ्टी में रिकवर हुए हैं और उसकी वजह भी यही थी। तो अब सवाल आता है कि इन्वेस्टर क्या करे, कि इन्वेस्टर के सामने अब क्या करना चाहिए। क्या आपको, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई टैरिफ से स्टॉक मार्केट का क्या लेना है, तो मैं बहुत छोटे से मैं बता देता हूं, क्योंकि ये वही कंपनीज हैं जो यहां से एक्सपोर्ट करती हैं। जब वही कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, अब मान लीजिए उन्होंने ऑटोमोबाइल पे उस दिन 25% टैरिफ लगाए, तो आपने देखा होगा जो ऑटो के शेयर्स हैं, टाटा मोटर्स है, आइशर मोटर्स है, सोना BLW, ये सारे शेयर्स ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो लाजमी बात है कि जिस आइटम पे टैरिफ लगेगा उस आइटम में डील वाली जो कंपनीज हैं वो एकदम से, चाहे भले ही वो इतना एक्सपोर्ट ना करती हो, पर सेंटिमेंटली आप जब इसको इमोशनली देखेंगे तो एक असर हो जाता है मार्केट के, कोई अब इनका एक्सपोर्ट जो है अमेरिका में कम हो जाएगा क्योंकि वहां तो टैरिफ ज्यादा लगेगा, तो वहां सामान महंगा पहुंचेगा तो शायद एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कैंसिल हो जाए वगैरह वगैरह। ये सब बातें दिमाग में आने से मार्केट गिरता है। पर मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को इस वक्त थोड़ा थोड़ा करके पैसा उन कंपनीज में भी जहां पर टैरिफ लगा है अगर आप लगाएं, क्योंकि जो मैंने अभी शुरू में बात कही थी वो मैं दोबारा यहां पर उसका एक हिस्सा लाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को अल्टीमेटली इसका फायदा होने वाला है। क्यों फायदा होने वाला है? क्योंकि मेक्सिको, कनाडा, चाइना, जहां आपने कहा कि 50% उनका जो इंपोर्ट यहां से होता है, तो जब ये कंट्रीज हमारे जितना हमने एफर्ट किया है, हमारे जो वजीर आजम साहब हैं और बाकी भी मिनिस्टर्स ने एफर्ट किया है, वो एफर्ट इन कंट्रीज की तरफ से मुझे कहीं सोनिया दिखाई नहीं दिया। मैं आपको साफ बात, हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है उनसे बात हुई है, मार्क कर्नी जो उनसे बात हुई है, मेक्सिको की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी 1-2 बार बात करी है, पर चाइना से भी उनके कुछ बातचीत चल रही है, पर जिस तरीके से और जिस गर्म जोशी से हमारे यहां से बात करी गई है वो बात नहीं हो, तो मुझे लग रहा है कि उनका नुकसान हमारा फायदा हो सकता है। तो इसलिए जो भी निवेशक, ऐसी इन्वेस्टर्स जो हैं, जो लोग ऐसी कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं या लगाना चाहते हैं, तो एक तो वो लंबे समय के लगाएं, दीर्घ काल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं, पहली बात। दूसरी बात, वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके लगाएं और उन कंपनीज को अल्टीमेटली फायदा होगा। फिलहाल के लिए एक रिएक्शन जरूर आ रहा है, पर अभी ऊंट किस करवट बैठेगा ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आप 2 अप्रैल का एक तो इंतजार कर लीजिए। आज तो वैसे ही हम बैठे हैं, अभी तो छुट्टी है, 1 दिन और बचा है, 1-2 दिन इंतजार करने में। उसके बाद आप देखिए कि 2 अप्रैल की अनाउंसमेंट क्या वाकई जमीनी तौर पर जैसा उन्होंने कहा वैसा ही होगा? क्या वो सब पे आंख बंद करके ब्लैंकेट लगा देंगे, सबके ऊपर हर आइटम पे लगा देंगे? मुझे लगता है इससे तो अमेरिका में बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उन कंट्रीज और शेयर, हमारी शेयर मार्केट का छोड़िए, पहले तो अमेरिका का जो आवाम है उसके लिए सामान अगले आने वाले हफ्तों में इतना महंगा होना शुरू हो जाएगा कि उनको अपनी इकोनॉमी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और फेड, जो अमेरिका का फेड है, जो कि रेट्स, अमेरिका के बैंक रेट्स रेगुलेट करता है, उसके जो चीफ हैं जेरोम पावेल साहब, जो उसके फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी भी वहां का जो रेट है वो पूरी तरह से कम नहीं किया है। अभी भी जो हाल में पॉलिसी आई थी उसमें उन्होंने उसको स्टडी रखा, जबकि उम्मीद कर रहे थे लोग शायद घटाया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि हाँ, आगे जो 2 मीटिंग्स होंगी उसमें शायद हम 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट कम करेंगे, पर अभी किया नहीं है। मुझे लगता है वो भी इसी बात के इंतजार कर रहे थे कि जरा इस टैरिफ का असर देख लें, कहीं अगर इससे महंगाई होती है हम कम कर बैठे और या महंगाई बढ़ जाए। आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं समझते हैं, कि रेट और महंगाई का आपस में सीधा सीधा रिश्ता है। अगर महंगाई ज्यादा है तो आप बैंक का रेट कम नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो अभी अमेरिका के फेड को भी इस बात का इल्म है कि ये रेट अभी इतनी जल्दी घटने वाले नहीं है। तो मुझे लग रहा है जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ा सा फूंक फूंक कर चले, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, एक साथ पैसा मत लगाइए उन कंपनीज में भी जिनके ऊपर टैरिफ्स का सीधा सीधा असर हुआ है। उन कंपनीज में थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाइए, 2 अप्रैल का इंतजार करिए और 2 अप्रैल के बाद देखिए कैसी अनाउंसमेंट होती है। पर चिंता करने की बात, अब जिन लोगों का सोनिया
पैसा लगाया हुआ था उनके शेयर्स गिर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पता होगा SIPs में करीब 60 लाख से ऊपर SIP अकाउंट्स बंद कर दिए गए। लोगों ने बंद कर दिए, उनको लगा भाई ये तो घाटा हो रहा है, ये तो हमने जो पैसा लगाया था हमारी NAV नीचे आने लग गई, तो उन्होंने बंद कर दिया। मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि वो मार्केट ही क्या जो एक ही डायरेक्शन में जाए। और ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने, सोनिया मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो नए आए मार्केट में उन्होंने कभी मंदी नहीं देखी थी, उनको ये पता नहीं था कि मार्केट गिरती भी है, क्योंकि 2020 से लगातार अगर हम रिट्रेसमेंट को छोड़ दें, जो बीच बीच मार्केट ऐसे करके चढ़ता है, अगर हम उसको छोड़ दें तो मार्केट तो एक ही डायरेक्शन में गई है। उन्होंने कभी देखा ही नहीं, 7,500 निफ्टी हुआ करता था 2020 में, आज आप 23,500 पे खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट को सीखने के लिए मंदी भी देखनी जरूरी है। ये जो बियर फेस आया था इसको भी देख, और बियर फेस भी अब तो घूम चुके हैं हम, मैं ये नहीं कहता कि पूरा बुल फेस आ गया है, पर इन्वेस्टर्स को कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। घबराहट में आके लोग किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में नहीं रहते, जल्दबाजी में उठा के और हड़बड़ाहट में शेयर बेच देते हैं, और क्या होते हैं घाटा लॉस बुक कर लेते हैं, और फिर सारी उम्र कसम खा लेते हैं अब भाई हम शेयर मार्केट में तो कसम खाते हैं, आज के बाद कभी नहीं लगाएंगे। मुझे लगता है ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो थोड़े से प्रीमेच्योर हैं, मार्केट की जानकारी कम होने की वजह से होते हैं। तो इसलिए मेरी निजी तौर पे सलाह है कि आप पैनिक ना करें। और सबसे बड़ी बात सोनिया, जो लोग लंबे वक्त के लिए मार्केट में हैं, मेरे से किसी ने पूछा कि ये टैरिफ्स की वजह से क्या मार्केट में सही वक्त है पैसा लगाने का, तो मैं उनको क्या जवाब देता हूं, और ज्यादातर एक्सपर्ट मेरे से इस बात पे एग्री करते हैं कि कोई भी वक्त मार्केट में पैसा लगाने का अच्छा है, पर एक शर्त है कि आप लंबे वक्त के लिए लगाइए। अगर आप छोटे वक्त के लिए लगा रहे हैं फिर वक्त बेवक्त हो सकता है, पर आप लंबे वक्त के लगा रहे हैं तो एनी टाइम इज अ गुड टाइम इन द मार्केट। ये एक बड़ी पॉपुलर कहावत है मार्केट में। तो मैं जहां तक शेयर मार्केट की बात है, अब हम सेक्टोरल बात करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी हम वहां पर बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी बात करें, हम टेक्सटाइल्स वहां पर सामान बहुत बेचते हैं, फार्मा का आपने ऑलरेडी जिक्र किया, आपने फार्मा का मेरे से पूछा था कि फार्मा के शेयर गिरने लग गए, पर मुझे लगता है ये गिरे हुए शेयर एक मौका है आपके पास दोबारा से क्योंकि कुछ फार्मा की वैल्यूएशन बहुत ऊपर हो गई थी, और ये भी सच था कि हमारी वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा हो गई थी हिंदुस्तान के ऊपर। तो बार बार जो दुनिया के निवेशक है वो ये कमेंट करते थे कि हिंदुस्तान की मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, यहाँ की PE अब 26-27 पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है वो करेक्शन का टाइम आया, और करेक्शन के बाद आपको अगर फार्मा के शेयर्स अगर अच्छी प्राइसेस पे मिल रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें पैसा लगा सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। मुझे इस बात पे सोनिया पूरा यकीन है कि अगर ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक रहती है, मतलब ये जो दुनिया भर में लड़ाई वेस्ट एशिया में हमने देखा, ट्रंप साहब ने दखल दिया, पर दखल देने का तो मुझे तो कोई असर नहीं दिखा दे रहा, बल्कि ये तो और ज्यादा एग्रेवेट हो गया मामला। अच्छा, रशिया यूक्रेन का उन्होंने दखल दिया, आप देखिए रशिया यूक्रेन का वॉर भी पहले से ज्यादा और घमासान हो गया है। तो मुझे लग रहा है अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक रहती है तो ये मौका बहुत अच्छा है, पर हाँ अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ती है तो फिर तो निवेशकों को बड़ी बारीक नजर बना के रखनी चाहिए। डॉक्टर अर्पिता, एक इन्होंने वर्ड यूज़ किया सेकेंडरी टैरिफ्स का, तो जो भी वेनेजुएला से इंपोर्ट करेगा क्रूड ऑयल तो उस पर ट्रंप साहब और ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से तेल ले लो, भारत ने बोला ठीक है हम भी ले लेते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या उसका असर कुछ पड़ेगा स्टॉक मार्केट के हमारी ऑयल कंपनीज़ पर और साथ ही उन कंपनीज़ पर जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट हैं? और इसके अलावा एक और चीज़ थी कि चाइना पर अगर एक्शन आप स्ट्रिक्टली लेते हैं तो चाइना हमारे यहाँ रिडायरेक्ट कर देगा उन चीज़ों को, एग्जाम्पल स्टील को, तो उसका हमारे स्टील सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो है कि पहली बात जो सर ने बोला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स होते हैं। अगर कल को मुझे बोला गया ये कर लो तो मैं रातों रात नहीं कर पाती। हम लोगों ने भी तो चाइना से इन्वेस्टमेंट बैन कर दिया था, हम लोगों ने भी तो चाइना के ऊपर इतना टैरिफ डाला था, इंपोर्ट कम तो नहीं हुआ ना। सप्लाई चेन ग्लोबली एक सेट होता है, उसको रातों रात आप इधर उधर नहीं कर सकते, इसमें टाइम लगता है, 4-5 साल लगते हैं। अब यहाँ पे जो हो रहा है ट्रम्प का, वो टैरिफ का पिक्चर क्लियर नहीं है। कभी वो बोले हैं कि स्टील एल्युमिनियम पे लगाएंगे, फिर उन्होंने थोड़ा सा पीछे गया, फिर वो चाइना ने उनको धमकी दी, कनाडा ने उनको धमकी दी। अब ये जो रिएक्शन होता है, ये एक्शन की जो रिएक्शन होता है, अब कनाडा ने चुन के कहीं ऑरेंज कौन सी ट्रम्प की काउंटी है देख के उसमें डाल दिया।
अब जो एक्शन की जो रिएक्शन होगी, ये आपको 1.5-2 महीने तो ये रिएक्शन एंड एक्शन देखने में चले जाएंगे। ये 1.5-2 महीने तक कोई ड्रास्टिक एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अभी वो रीएडजस्ट करेगा टू अ चेंज। अब बात अगर इस पे आए कि चाइना हमारे यहाँ, देखिए टैरिफ एक रास्ता होता है प्रोडक्ट को लाना या बंद करने का। सबसे बड़ा रास्ता तो क्वालिटी कंट्रोल होता है, या जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड्स। हमारे देश में पहले क्या था कि स्टैंडर्ड्स कम थे, कुछ भी आप कहीं से भी लेके आ जाए। अब अभी क्या है कि वो स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस BIS रख रहे हैं, और अगर स्टैंडर्ड्स है और वो स्टैंडर्ड्स ऐसा नहीं है कि किसी को चुन रहे हैं, यूनिफॉर्मली हम लोग गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड इम्पोज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसे हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश के इंडस्ट्री अभी रेडी नहीं है और उनको टैरिफ प्रोटेक्शन चाहिए, ऐसा बात नहीं है। हमारे देश के इंडस्ट्री काफ़ी रेडी है। अगर रेडी नहीं है तो हम यूरोपियन यूनियन, UK और ऑस्ट्रेलिया इन सब के साथ क्यों FTA कर रहे हैं? हम FTA तो अब जबरदस्त कर रहे हैं। हमने कितने सारे UAE के बात किए हैं, मगर हमारा इंडस्ट्री अभी रेडी है। हमने गोल्ड को UAE को भी कम दिया है, तो अगर गोल्ड एंड प्रेशर स्टोन को UAE को कम दिया है तो हमें सोचना पड़ेगा फिर हम अमेरिका को देने में गड़बड़ क्या है? हम तो वो तो हमको ज्वेलरी नहीं बेच रहा ना, वो तो हमको रॉ मटेरियल बेच रहे। रॉ मटेरियल हम प्रोड्यूस नहीं करते, तो जो चीज़ हम प्रोड्यूस नहीं करते अगर वो ले लेना है तो ले लेते हैं, उसमें टैक्स कम कर देते हैं। जो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अगर उनके कोई GI प्रोडक्ट हो, जैसे मानिए उनका जो विस्की है, वो जो विस्की पे हमने कम किया है, वो क्या हमारा मार्केट ले लेगा? नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक का मार्केट का काफ़ी क्या बोलते हैं, हमारा विस्की बहुत अच्छा है, हम जो बनाते हैं काफ़ी अच्छा है, और हमारा काफ़ी पेटेंट कस्टमर बेस भी है। ऐसे इंडिया में है जिनको ओल्ड मंकी चाहिए, वो कहीं से आप ये वाला विस्की का नाम नहीं सुना होगा। आप इंडियन कंज्यूमर का सर्वे कीजिए और उनको पूछिएगा भैया ये चीज़ें पिस्ताचियो में अमेरिका बोल रहे टैरिफ कम करो। अब ये पिस्ताचियो हमारा कौन सा फार्मर का मार्केट ले लेगा? नहीं ले सकता, तो उसमें कम कर दीजिए। सीधी बात है कि जिसमें जरूरत नहीं है कम कर दो। और जो आप इसका सबसे बड़ा असर तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया से आप FTA कर रहे हो, उसको आपने लैम में दे दिया, उसको आपने दे दिया एप्पल में, और न्यूजीलैंड से करोगे सेम चीज़ दोगे, तो फिर दे दो वही अमेरिकन को झंझट मुक्त। मेरे हिसाब से जो दे सकते हो शांति से दे दो। और इतना हमारे देश में हमारी सोच बढ़ना पड़ेगा कि हम कॉम्पिटिटिव नहीं है, हमें टैरिफ प्रोटेक्शन। भारत विश्व में रूल कर रहे हैं, अमेरिका का डिजिटल इकोनॉमी रन कर रहे हैं इंडियंस। भारत बहुत कॉम्पिटिटिव है, हमारे स्किल्स बहुत अच्छे हैं। हमें जहाँ पे मुश्किल होगा वो है टेक्सटाइल एंड अपैरल, जैसे लेबर इंटेंसिव, जिस पे हम लेबर के बेसिस पे कॉम्पीट करते हैं। और किसके साथ कॉम्पीट करते हैं? वियतनाम, कंबोडिया, जिन्होंने ऑलरेडी, कंबोडिया ने हाथ उठा के बोल दिया हम तो कम कर देंगे टैरिफ, आप जो भी बोलोगे। तो ये जो आप जो भी बोलोगे देशों के साथ आप जहाँ पे कम्पीट कर रहे हो, उसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। यानी आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किस में टैरिफ कम करूँ जिसमें ना तो मेरा घर में कोई असर हो और बाहर मुझे सुविधा हो, मेरी एक्सपोर्ट ना रुके। तो ये एक प्रोसेस है। जो आम जनता है उनको थोड़ा सा इस समय पे धैर्य रखना चाहिए। जो मैं आपको बता रही हूँ, हर दिन का स्टॉक मार्केट, आई कंप्लीटली एग्री विथ सर कि हर दिन का आप उठाव चढ़ाव देख के घबराइए मत, क्योंकि अमेरिका में भी जब ये सामान महंगा होगा वो भी बड़े खुश नहीं होंगे। उनको भी खाने पीने का सामान हमसे सस्ता मिलता है, वो अब महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए हम थोड़ा अगर रुक जाए तो हमको पूरी पिक्चर दिखेगी। और इस पूरी पिक्चर में ये एक थ्रेट है, बट द थ्रेट इज अ डील। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ थ्रेट किया, उसने आपको मौका दिया डील करने का। अब हमको डील करना पड़ेगा, और डील करते टाइम हम सब अगर बड़े सोच समझ के डील करें तो ये वाला इंडिया के लिए बेहतर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर हम देखें कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका कुछ भी असर US के साथ एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंसी है ही नहीं। फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं हमारे, या फिर इंफ्रा है, या फिर एक आध और सेक्टर है, मे बी FMCG फॉर दैट मैटर। तो क्या ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर
अभी आप बहुत सेफली अगले 2-3 महीने का भी वेट ना किए बगैर, क्योंकि इनमें भी काफ़ी करेक्शन हुई थी, हालांकि बैंक्स बहुत अच्छे से रिकवर कर दिए हैं, क्या पता उसका भी एक रीज़न यही हो कि क्योंकि बैंक्स का कोई इतना एक्सपोजर नहीं है यूएस एक्सपोर्ट में। वो बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि और भी तो गम है ज़माने में, खाली ये तो नहीं है कि खाली आपने 2-3 सेक्टर जिसमें मैंने जो जिक्र किया आप उन्हीं को लेके पकड़ के बैठ जाएं और सिर पे हाथ रख के बैठ जाएं कि ये क्या हुआ। हम इतना भी नहीं हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, पहली बात तो ये है। पर होता क्या है सोनिया कि मार्केट चलती है सेंटिमेंट्स पर, तो एक दफ़े सेंटिमेंट बिगड़ता है ना तो सभी सेक्टर्स पे उसका असर दिखाई देता है। पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, एफएमसीजी है, बैंकिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हालांकि आईटी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी वजह से अमेरिका में रिसेशन आता है तो आईटी सेक्टर पर असर दिखाई दे सकता है। तो शरद जी, मुझे ये भी आपके साथ ऐड करना था कि आईटी इतना स्टैग्नेंट क्यों है? मतलब आईटी पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है आईटी में। अब मुझे लगता है सोनिया कि आईटी में वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अब उसमें और चलने की एक लेवल के बाद गुंजाइश कम थी, तो इसलिए आपको वो स्टैग्नेंट दिखाई दिया। प्लस अमेरिका में बार बार ये जो मंदी की बात की जाती है, रिसेशन की बात की जाती है, तो आईटी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मैं डॉक्टर अर्पिता की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अमेरिका की जो टेक सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल वर्ल्ड है, अगर उसमें से हम हिंदुस्तानियों को निकाल दें तो वो ठप हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा वो, क्योंकि पूरी तरह से हिंदुस्तानी दिमाग उसको चलाते हैं। तो वहाँ पर अगर रिसेशन आता है तो आपके आईटी की जो ऑर्डर बुक जिसको हम कहते हैं, वो ऑर्डर बुक आपको फिर थोड़ी सी सुस्त होती दिखाई देगी। इस वजह से आईटी सेक्टर के बारे में मैं इतना नहीं कहता, क्योंकि अगर ट्रम्प साहब की पॉलिसीज़ की वजह से, ट्रम्प साहब से ये पूछा गया कि अगर आपको लगता है कि अमेरिका में रिसेशन आएगा ये फेज़, तो उन्होंने कहा कि एक ट्रांजिशनरी फेज़ है। अब ट्रांजिशनरी फेज़ कितना लंबा होता है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। 2 महीने, 4 महीने, 6, अगर कहीं वो 6 महीने, साल का हो गया तो फिर ये रिसेशन की आपको कहीं सुगबुगाहट सुनाई देने लगेगी आपको हल्की सी उसका, तो फिर आईटी सेक्टर इंपैक्ट होता है। पर आपने बिल्कुल ठीक है, एफएमसीजी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और डिफेंस की मैं बात करूँ, डिफेंस तो हमारा सेक्टर, अमेरिका को तो हम इतना सामान नहीं भेजते हैं, पर जो बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर हमारा डिफेंस का आज 25,000 करोड़ हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट जा चुका है। और भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। सिर्फ कुछ एक आइटम्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं जैसा मैंने कहा, कुछ एक एग्री प्रोडक्ट्स हैं, कुछ टेक्सटाइल्स हैं, अगर हम उनको छोड़ दें तो स्टॉक मार्केट तो बहुत बड़ा आपको मौका देता है। इतने सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आप आराम से निवेश कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका, ये इसको मैं हेडलाइन मैनेजमेंट कहता हूं। ये जो वो इतनी रोज सुबह शाम अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, जब से ट्रम्प साहब आए हैं, कोई सुबह शाम खाली नहीं जाता है जब कुछ नया वहां से सुनने को नहीं मिलता है। तो मुझे लग रहा है इसमें से कुछ एक तो हेडलाइन मैनेजमेंट है कि वो अनाउंस कर देते हैं, एक तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं कि देखें ये कंट्री मानती है कि नहीं मानती है और कितनी जल्दी मानती है। तो उसमें से जैसे अभी कंबोडिया की बात है, कंबोडिया ने तो सीधा कह दिया भैया जो लगाना है लगा दो, हम जितना कम कहते हो हम कर देंगे। तो कुछ देश तो देखा आपने एक धमकी देने से या एक अनाउंसमेंट करने से, बहुत सारे देश तो, अगर मैं इसको आराम भाषा में बात करूं तो लाइन पर आ गए उनके अमेरिका के हिसाब से। बिल्ली, हाँ, जो मर्जी समझ लीजिए आप, लाइन पे आ गए अमेरिका के पॉइंट ऑफ, उनको लगा कि भाई ठीक है जो आप कह रहे हो हम कर लेते हैं। पर बहुत सारे देश हैं, मुल्क हैं जो कि इस बात को शायद नहीं मानेंगे, और कुछ देश हैं जो बातचीत करना चाहेंगे। जैसे हिंदुस्तान का रवैया है कि आप हमारे साथ बैठिए, एक एक आइटम पर बैठिए, जहां हम कर सकते होंगे हम जरूर करेंगे। देखिए, देखना कि ऐसी बातचीत में क्या देखना होता है, ये देखना होता है कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसा तो नहीं हमारे एक गलत अनाउंसमेंट से पूरी इंडस्ट्री, आपको याद होगा चाइना से जब हमारा इंपोर्ट बढ़ने लगा था आज से कुछ साल पहले, तो कितनी इंडस्ट्री यहाँ पर खत्म हो गई। आज एमएसएमईज का जो रॉ मटेरियल है, कितना सारा सामान वहाँ से रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है और वह सामान हिंदुस्तान में बन सकता था। हमारे वजीर आजम साहब ने जब ये अनाउंसमेंट किया मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो उन्होंने कहा, वो इसीलिए किया कि भाई आप छोटा छोटा सामान अगर मंगाना शुरू हो जाएंगे तो ना तो यहाँ नौकरियां बनेंगी, ना मुल्क को टैक्सेस आएंगे, ना मुल्क उतना तरक्की करेगा, तो आप इसको यहाँ पर बनाइए। तो मुझे लगता है कि ये सामान जब चाइना से बढ़ा था तो हिंदुस्तान ये नहीं चाहता है कि जो कुछ साल पहले चाइना से हुआ वही हम एक और अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के साथ भी हम यही गलती कर बैठे, इसलिए हम उनसे बातचीत करें। हालांकि मेरा यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा कि अमेरिका चाइना नहीं है। चाइना में लेबर बहुत सस्ती है, चाइना में सरकार सब्सिडी देती है फैक्ट्री लगाने के लिए, इसीलिए इतने कम दाम पर आपको अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका चाइना की तरह हो सकता है, कि अमेरिका दुनिया की फैक्ट्री नहीं बन सकता, ये तो मुझे पूरा यकीन है। ट्रम्प साहब ऐसा चाह रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए,
तो जो ट्रम्प साहब चाह रहे हैं ये तो उनके मन की बात है, वही जानते हैं कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। पर मुझे इस बात पे, एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि ये जो ट्रम्प साहब रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी खासकर जो परसों से आने वाली है, मुझे लगता है ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं है। और इसके आने के बाद दुनिया में जो होगा होगा, अमेरिका में पहले जो होगा उसकी मुझे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि अमेरिका की आवाम बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका में ये नहीं कि कोई अमेरिकन इकॉनमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अमेरिकन इकॉनमी की ग्रोथ को इतनी बढ़ के नहीं है, मुश्किल से 2% 2.5% के आसपास ग्रोथ है। ऐसे में अगर आप एक स्पीड ब्रेकर और ब्रेक लगा देते हैं तो वो ग्रोथ नीचे जाने में, यानी कि 0% से नीचे जाने में बहुत बहुत वक्त नहीं लगेगा। तो बहुत ही मुझे लगता है आग से खेलना होगा ये। और अमेरिका में अगर महंगाई आती है तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और ऐसा कहा जाता है सोनिया कि अमेरिका छींक मारता है और जुकाम दुनिया को लग जाता है। तो अगर अमेरिका में अगर मंदी आती है और अमेरिका की इकोनॉमी अगर बिगड़ती है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट आपको दुनिया भर पे महसूस होगा। तो हम तो एक अंग्रेजी में फिंगर्स क्रॉस कहते हैं, हम रख के बैठे हैं कि हो सकता है 2 अप्रैल शायद जितना भयावह माना जा रहा है, जितना खतरनाक माना जा रहा है, शायद उतना ना हो। और ट्रम्प साहब हो सकता है कि उसके बाद कुछ रियायतें दे दें, भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को। जी, लेकिन डॉक्टर अर्पिता, ये बात तो शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी इस बात का इल्म होगा कि अगर 2 अप्रैल को इस तरह का एक भयावह सिनेरियो निकल कर आता है तो महंगाई बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा उसका असर अमेरिका में होगा और अमेरिका का बैकलैश खुद प्रेसिडेंट को हो सकता है कि झेलना पड़ जाए। तो ये सब तो सोचा ही हुआ होगा पहले। देखिए, इसमें ना ये पूरी गेम में 4-5 चीज़ें हैं। टैरिफ उसका एक कंपोनेंट है। हम लोग टैरिफ सुन रहे हैं, मगर सबसे बड़ा चीज़ है बाहर का इन्वेस्टमेंट। ये जो हम लोग जब बोल रहे हैं, आप जब बोल रहे हो बैंक पे असर या इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर, उसमें हम अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करते, उनसे इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं। तो उनकी बैंक हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सेंटर्स बना रहे हैं, आउटसोर्सिंग सेंटर्स बना रहे हैं। तो हमारा देखिए, ये इसके असर अमेरिका पे भी होगा, क्योंकि अगर आपने रॉ मटेरियल पे टैरिफ लगा दी तो आप बेशक अमेरिका में बनाइए, खर्चा तो बनना बढ़ जाएगा, उधर बना जो भी आप जिस भाव पे बना रहे थे वो डबल भाव पे बढ़ जाएगा। अगर उनका, मेरे ख्याल से, और जो इतना हम लोगों ने इनके स्टडी करके देखे, इनका जो है कि उनको क्विक डील्स करना है। WTO को उन्होंने बंद कर दिया, उनको क्विक डील्स एंड क्विक अमेरिका फेवरेबल डील्स लाना है। और अमेरिका फेवरेबल डील्स वो इसके साथ ला सकता है जो अमेरिका में बेचता बहुत ज़्यादा है, जैसे कि भारत उनमें से एक है, और जिनका इंपोर्ट्स कम है, मन डिपेंडेंसी अमेरिका में ज़्यादा है। और ये जो क्विक डील्स वो करेंगे, वो ऐसा डील नहीं करेंगे जहाँ पे वो हमको इम्पैक्ट करेंगे। आप देखिएगा, जैसे अमेरिका ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि अगर आप इतना मिलियन हमारे पास इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको ग्रीन कार्ड दे देंगे, गोल्ड कार्ड, और H1B वीज़ा जल्दी जल्दी दे देंगे अगर हाईली एडुकेटेड हो। तो ये वो एक जगह पे गुडी भी ऑफर कर रहा है। ये गुडी हम लोग देख नहीं पा रहे, मगर टैरिफ करके हम डर रहे हैं, मगर वो गुडी दे रहा है। अभी जब ट्रेड डील होता है तो आप जब डिस्कस करते हो तो आप प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नहीं डिस्कस करते, आप क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करते। यानी कि मानिए हमने कुछ, जैसे मैंगो और हार्ले डेविडसन, उसका मतलब है हमने कुछ शायद एग्रीकल्चर में दे दिया, मगर कुछ IT में लेके वापस आ गए या H1B में लेके वापस आ गए। सो आप क्या दे रहे हो और क्या लेके वापस आ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में अगर हम बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट लेके वापस आ सकते हैं, वो भी हमारे फेवरेबल में है। और देखिए, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, ये कुछ एरिया में वो डील करेंगे। टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, डिफेंस। और इंडियन ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी का, उनके तो पूरे रास्ते चाइनीज़ ने बंद कर दिए, तो उनके पास जाने का बड़ा मार्केट है नहीं। तो वो भी अपने अपने तरह से प्रेशर देंगे ट्रम्प के ऊपर कि ये हमारे मुद्दे का सेक्टर है। तो ये जो डील होगा ना, ये डील टोटली अगर हम लोग थोड़ा सा शांति से करें, हमारे लिए नॉन फेवरेबल ना भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के लिए भी चाइना से अगर उनको ज़बरदस्ती निकाला जाए, उनके पास और जाने का जगह है नहीं, इंडिया है। तो इसीलिए हमको दोनों साइड से सोचना पड़ेगा।
और मेरे लिए इसको अगर हम शांति से ले, जी। हड़बड़ा के ना ले, शांति से ले, समय से ले, ये अपने आप से ठीक हो जाएगा। अमेरिका इंडिया में कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपको याद होगा जीएसपी विड्रॉ कर लिए थे उन लोगों ने, तो ऐसे नहीं है कि पहली बार हुआ है, बार बार होता है, मगर जीएसपी विड्रॉ किए तो उसका कुछ दिन का असर था, अभी तो नहीं है ना, अभी कोई उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहे। तो ऐसे हमारा जो देश का जो एमएसएमईज है, एमएसएमईज का जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स है, वो अपने सेक्टर्स को समझे, क्या क्या चाहिए उनको समझे, वैसे हमको टारगेटेड एफर्ट एंड इनिशिएटिव्स अभी देना पड़ेगा। तो अगर वो टैरिफ होगा, टैरिफ की काउंटरिंग करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग और ऐसे ऐसे पहलू बताने के लिए जो शायद एक आम दर्शक जो है उस तक ना पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि ये भी कहा गया कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक हार्ड बार्गेनर हैं, तो विन विन सिचुएशन होगी, इतना तो तय है। इसलिए ये जो 2 तारीख की बात है, हो सकता है कि हमारा मार्केट, जिसको हम मिस्टर मार्केट बोलते हैं, वो इस अनसर्टेनिटी को नज़रअंदाज कर दे और एक बहुत रिलीफ रैली हमें देखने को मिले, ये भी हो सकता है। और हो सकता है जो अभी आपके रेड में दिख रहे हैं पोर्टफोलियो, वो एकदम से ग्रीन भी हो जाए। तो घबराने का नहीं, और यही कहा जाता है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो पैनिक ना करें, जैसा कि हमारे दोनों गेस्ट ने भी बताया। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय, सजेशंस हमें ईमेल कीजिए, ईमेल आईडी नोट कीजिए ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, आदाब और ईद मुबारक। ठीक है, फिर बोलिए आगे क्या करना है।